मां के शब्द उसका व्यक्तित्व गढ़ चुके थे। पीसीएमबी वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं। मां की भी क्या गलती बेचारी की, वो हमारे कोड़ी समाज का एक छोटा सा अंश मात्र थी, जिसमें आज भी वैज्ञानिकों, गणितज्ञों या इस ज्ञान से जुड़े पेशे वाले लोगों की जो इज्जत अफजाई है, उसे देख उस इज्जत और पैसे को पाने की होड़ में सभी मतवाले हैं। आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज आप मना रहे हैं जश्न कहानियों और मेरे आपका कहानी वाला पीयूष अग्रवाल के साथ। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और कहानियों का आनंद ले रहे होंगे। पर एक काम जो आपको और करना है वो है हमें लिखने का, हम तक आपके विचार पहुंचाने का, हमें बताने का कि आपको कहानियां और उनका वाचन कैसा लग रहा है। जैसा कि हम कहते हैं कि आप और कहानियां हैं तो कहानी जानी अनजानी है, तो हमें जरूर लिख भेजिए hello @piyushagarwal.com पर piyushagarwal.com पर। अभी नहीं, ये एपिसोड सुनने के बाद। अब बात कहानी जानी अनजानी की चली है तो आज आपको इस पॉडकास्ट के बारे में भी कुछ बताता हूं। इस शो का मकसद है आप सबको हिंदी में कहानियों से रूबरू करवाने का, जाने अनजाने लेखकों की कहानियां आप तक पहुंचाने का, बचपन की कहानियों के जादू को वापस लाने का, ऐसे राइटर्स को आप तक लाने का जिन्होंने कितना ही कुछ लिखा है पर बहुत कम लोगों ने उनकी कहानियां सुनी है। साथ ही नए दौर के लेखकों को भी उभारने का, जिसके तहत हमने अनकही कहानियां प्रतियोगिता का भी आयोजन किया, जिससे आपकी डायरी के छुपे हुए पन्नों से कुछ कहानियां बाहर आए। और यकीन मानिए ऐसा हुआ भी। हमने जब अनकही कहानियों के विजेताओं से बातचीत की तो इस प्रतियोगिता का होना सार्थक हुआ। तो आज के एपिसोड में आप मिलेंगे हमारी सेकंड रनर अप तृप्ति वर्मा जी से और सुनेंगे उनकी लिखी कहानी कामयाबी। तृप्ति जी फिलहाल यूएस में रहती हैं। इन्होंने एमबीए किया है और बतौर एचआर ये कॉर्पोरेट में जॉब कर चुकी हैं। फिलहाल ये ब्रेक पर हैं, अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ लिख भी रही हैं। अब लिखने की प्रेरणा इन्हें कहां से मिली और ये कहानी उन्होंने क्यों लिखी, ये तो हम जानेंगे उनसे बातचीत करके। इनके बारे में और जानकारी के लिए विजिट करें शो नोट्स हमारी वेबसाइट piyushagarwal.com पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कामयाबी, तृप्ति वर्मा। छोटी छोटी सी उंगलियां पेंसिल के स्पर्श से मानो सांस लेने लगती थी, फिर धड़कनों की रफ्तार थाम सफेद कागज पर इतरा इतरा कर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में घूमती फिरती, मानो कोई शहजादी हो। हर कमी को संवारती, हर नक्श को बेहतर करती, अपने पोरों से रंगों को फैलाकर खालीपन को भरती। बड़ी रॉबिन हुड हुई जाती थी वो उंगलियां। उन उंगलियों को किसी भी त्रिकोण, त्रिज्या या परिधि की गणनाओं में उलझना कभी नहीं भाया। किसी रसायन शास्त्र के समीकरण या भौतिकी की गति की विवेचना मानो सजा थी उनके लिए। पेंसिल से कुछ नया उकेरती और रंगों में खेलती हुई आरोही को अक्सर मां आकर जोर से डांटते हुए बोलती, पढ़ भी लिया कर कभी, ये कलाकारी काम नहीं आएगी। पीसीएमबी वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं, चल हटा ये सब। और बेचारी आरोही मां की डांट और उनके दिखाए भविष्य के चित्र से डरकर जल्दी जल्दी अपनी दुनिया समेट भिड़ जाती अंकों से और चुनौती दे डालती हर ठोस तरल गैस के संज्ञान को। पूरे जोश से उतरती थी वो शतरानी इस मैदान में। मां की बात का ध्यान था उसे। पीसीएमबी ही जीवनदायिनी बूटी है, जैसे तैसे इस पर विजय पानी ही है। लेकिन थोड़ी ही देर में सारा जोश, सारा जुनून ठंडा पड़ जाता
और कल्पनाएं उसे आ घेर दी। अब वो अपने कॉपी किताबों पर नीली स्याही से कभी फूल बनाती तो कभी अक्षरों को जोड़ तोड़कर एक नया चेहरा बना उससे बातें करने लगती। बस यूं ही चलता रहा सिलसिला। क्लास में नंबर अच्छे आना तो अकल्पनीय था। अरे, पढ़ाई लगन से करती तो नंबर आते ना। आरोही तो अपनी ही दुनिया में रहती, फिर भी जैसे तैसे पास हुई। घर वालों से जो डांट पड़नी थी सो पड़ गई। रही सही कसर वो लोग पूरा कर देते थे जिनके बच्चे अच्छे मार्क्स लाकर आईआईटी और पीएमटी की तैयारी में लगे थे। आरोही की समझ सिर्फ इतनी थी कि वो बुद्धू और नालायक है जो कभी अपने परिवार को सुख नहीं दे पाई। पढ़ाई तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल काम था। उसे अपना भविष्य अंधकारमय सा जान पड़ता था। मां के शब्द उसका व्यक्तित्व गढ़ चुके थे। पीसीएमबी वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं। मां की भी क्या गलती बेचारी की। वो हमारे कोड़ी समाज का एक छोटा सा अंश मात्र थी, जिसमें आज भी वैज्ञानिकों, गणितज्ञों या इस ज्ञान से जुड़े पेशे वाले लोगों की जो इज्जत अफजाई है, उसे देख उस इज्जत और पैसे को पाने की होड़ में सभी मतवाले हैं। फिर उन्हें अपनी अंतर्मन की आवाज को ही क्यों न दबाना पड़े और उनकी इस इच्छा पूर्ति के लिए कुकुर मुत्तों की तरह उग गए मैनेजमेंट, टेक्निकल और मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं। ऐसे ही एक कॉलेज में आरोही को भी दाखिला मिल गया। 4 साल अटकने भटकने के बाद आरोही को भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई। आज आरोही बहुत खुश थी। आज उसे लग रहा था कि मां ने जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। नौकरी प्राइवेट थी। प्राइवेट नौकरी करने वालों की हालत किसी बंधुआ मजदूर से बस जरा ही बेहतर होती है। अगर मुंशी प्रेमचंद आज के समय में होते तो न जाने कितने ही उपन्यास और कथाएं लिख डालते इन शोषक और शोषितों पर। नौकरी में साल बीते। आरोही की शादी हुई उसी के जैसे किसी पीसीएमबी वाले से। बढ़ते परिवार और मातृत्व की जिम्मेदारियों ने आरोही से उसके जीवन के सबसे कठिन और उबाऊ परिश्रम का फल, उसकी नौकरी, छीन ली। अभी तक आरोही बेहोशी का जीवन जी रही थी। ऑफिस जाती, पैसे कमाती, मॉल जाकर शॉपिंग करती, पार्लर से लेकर मल्टीप्लेक्स तक के जीवन में आरोही सब कुछ भूल चुकी थी। या कहे कि उसके पास इससे कुछ इतर सोचने का वक्त ही नहीं था। मगर अब जब वो घर में होती, बच्चों के पीछे भागते भागते उसे सुबह से शाम हो जाती। अपने लिए समय तो दूर पैसा भी नहीं होता था। तब वो बड़ी खिन्न सी हो जाती। उसे तो ये बिल्कुल याद ही नहीं था कि कैनवस पर उतरी उनकी कल्पनाएं और रंगों की दुनिया कैसे उसके काले सफेद मन को खिला दिया करती थी। एक दिन बाजार में उसे उसके बचपन की सहेली शेफाली मिली। शेफाली और आरोही 8th क्लास तक साथ ही पढ़े थे। दोनों की बड़ी गहरी दोस्ती थी। हो भी क्यों ना, दोनों का शौक एक ही था, स्केचिंग और पेंटिंग का। 8वीं के बाद विषय अलग होने से दोनों की कक्षा अलग लगने लगी। आरोही को याद थी शेफाली ने आर्ट्स चुनी थी। आरोही ये सब याद कर आश्वस्त थी कि शेफाली कुछ नहीं कर पाई होगी जीवन में। बातें खत्म कर जब दोनों सहेलियां घर जाने लगी, तब शेफाली ने एक कॉल किया और थोड़ी देर में एक गाड़ी आती दिखी। आरोही ये देख शेफाली को छेड़ते हुए बोली, क्या बात है मैडम, बड़ा पैसा वाला पति मिला है तुम्हें। शेफाली हंसते हुए बोली, तुम जानती हो उसे, रोहित याद है ना। क्या रोहित? वो जो हमारे स्कूल के चपरासी का बेटा था, जिसको फीस माफ थी। तुमने उससे शादी की है? वो तो पढ़ाई में बेकार था, हमेशा सिर्फ ड्राइंग में ही नंबर आते थे उसके। तुमने क्या सोचकर उस बुद्धे से शादी की, वो भी गरीब। आरोही एक सांस में बोलती चली गई, मानो उसे शेफाली की चिंता ने आ घेरा हो और वो शेफाली की इस गलती के लिए उसे फटकारना चाहती हो। आरोही, तुम मेरे पति के बारे में बात कर रही हो। शेफाली ने लहजे में जरा तलखी लाकर आरोही को बीच में टोकते हुए कहा। आरोही को अब थोड़ा अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया था। वो अब चुपचाप शेफाली की बात सुन रही थी। शेफाली आगे बात बढ़ाती हुई बोली, ये क्या अमीर गरीब होशियार बुद्धू बोले जा रही हो। कोई इंसान अपनी पसंद से गरीब नहीं होता और गरीबी कोई छूत का रोग भी नहीं है। गुर्बत हमारी सोच में होती है। ये बुद्धू और होशियार की बातें तुम कह रही हो। तुम कितनी अच्छी ड्राइंग करती थी,
लेकिन तुमने वो विषय लिए जिनमें तुम हमेशा बुद्धू बनती रही। ना तुमने अपने विषयों को मन से जिया और ना ही तुम अपने रंगों की दुनिया को छोड़ पाई। तुमने मेरे चुने विषयों की हंसी उड़ाई थी। आज उसी विषय ज्ञान के बूते पर मैंने और रोहित ने अपना आर्ट स्कूल खोल लिया है। हम दोनों आज भी पेंटिंग करते हैं और उतनी ही खुशी से करते हैं जैसे स्कूल में किया करते थे। और हाँ, मेरे दोनों बच्चे हम आपसी सहयोग से संभाल लेते हैं। ड्राइवर ने हॉर्न बजाकर कहा, मैडम जल्दी करिए, ट्रैफिक जैम होना शुरू हो गया है। शेफाली को अचानक गाड़ी का ख्याल आया। ओह ओह, अभी मुझे जाना होगा, हम फिर मिलेंगे। वो जल्दी से आरोही के गले लगी और भागकर गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी चल दी। शीशे नीचे कर शेफाली ने आरोही की तरफ बाय बाय करते हुए हाथ हिलाया। आरोही ने भी हाथ हिलाकर शेफाली को विदा किया। आज इस बात को 2 साल बीत गए थे। शाम का वक्त था। आरोही अपनी बालकनी में सुकून से बैठी चाय पी रही थी और उसकी 7 साल की बेटी सानवी पास ही में कुछ ड्राइंग बना रही थी। हाँ, सानवी की ड्राइंग बचपन वाली आरोही के ड्राइंग से कहीं ज्यादा बेहतर थी। हो भी क्यों ना, सानवी अपनी शेफाली मौसी के आर्ट स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट जो थी। तृप्ति जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानी जानी अनजानी में। और बहुत बहुत बधाई अनकही कहानियों में आपकी कहानी सर्वश्रेष्ठ कहानियों में सिलेक्ट होने के लिए। हमें बहुत आनंद आया आपकी कहानी पढ़कर। जैसा कि हमारे एक जज ने कहा था आपकी कहानी के बारे में कि आपकी कहानी सरल है, साधारण नहीं। आपकी कहानी से मुझे पूरी तरह आशा है कि कामयाबी कि जो सीढ़ियां जो लोग आज चढ़कर आए हैं और जिस तरह से उनका जीवन बीता है, उन्होंने भी अपने जीवन का कोई एक रंग देखा होगा। तो पहला सवाल उसी से लिंक है कि भाई, कामयाबी जो कहानी है और इसमें जो आरोही जो किरदार है, जो भी आरोही के साथ में हुआ, वो इतना असल क्यों लग रहा है? क्या उसका आपके जीवन से कोई कनेक्शन है? क्या इस कहानी को आपने खुद घटते हुए देखा है अपने जीवन में या अपने किसी जानकार के जीवन में? जी, आपने सही कहा। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि आरोही का किरदार, कहानियां हमेशा हमारे आसपास के माहौल से इंस्पायर्ड होती हैं। इसमें सभी हम अपनी छवि देख सकते हैं। ऐसा मैंने भी कहीं ना कहीं फील किया है। मैंने अपने आसपास बहुत होते हुए देखा है। आज की टाइम में अगर हम बोलें, हम लोग जो अपने जनरेशन से गुजर के आए हैं, तब भी यही होता था कि हाँ भाई, एक सर्टेन स्ट्रीम पकड़ ली कि यही 2 फील्ड हैं, इनमें निकल जाओ तो आप सफल हो, तब आप कामयाब हो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हर कोई इतना ज्यादा नहीं अपने बारे में सोच पाता या इंट्रोस्पेक्ट कर पाता या इतना गहन होता। वो सिर्फ ये है कि हाँ, पापा मम्मी ने बोला है, चलो यही ठीक है, कर लेते हैं। अक्सर ऐसा करते जाते हैं, आगे बढ़ते भी जाते हैं। जिंदगी भर उनको समझ नहीं आता कि वो किस ट्रैक पे थे। कुछ को आता है, कुछ को नहीं आता। तो ऐसा ही आरोही का किरदार भी था। उसमें अगर आप देखें तो आखिर तक भी वो इसी गुमान में थी कि भाई परफेक्ट है सब कुछ। उसको एहसास हुआ आखिर में जाके, जब उसने अपनी आंखों से देखा कि नहीं, जीवन की सच्चाई कुछ और भी है। एकदम। और जब वो शेफाली से मिलती हैं और फिर शेफाली जब उन्हें बताती है कि उन्होंने रोहित से शादी की है, तो उसके बाद जो उनका जो एक आउटबर्स्ट है कि भाई कैसे कर लिया तूने ये वो, एक हद तक तो वो लगता है कि भाई वो अपने दोस्त के लिए बहुत कंसर्न्ड है, इसलिए वो ये सब बोल रही है। एक तरह से इसलिए कह रही क्योंकि उनका कोई भ्रम टूट गया हो। जैसे कि उन्हें अचानक से लगा कि अरे, कोई इतना कामयाब कैसे हो सकता है जब उन्होंने ये वाला रास्ता अपनाया जिसके लिए मुझे मना किया गया था, जो मैं नहीं अपना पाई। जी, बिल्कुल आपने सही पहचाना। एक तो यही कि ऐसा भी हो सकता है, और दूसरा इसके पीछे ये था कि लड़कियों को, अगर आप देखें, मेरी कहानी का मुख्य किरदार लड़कियां ही हैं।
रोहित सिर्फ एक ऐसा है जिसका सिर्फ नाम इस्तेमाल किया गया है। लड़कियों को बचपन से क्या सिखाया जाता है? अच्छे घर में जाएगी, राजकुमार आएगा, तेरे नखरे उठाएगा, तेरे खर्चे उठाएगा, थोड़ा स्टेटस मेंटेन करना है तो तुम भी नौकरी कर लेना, और आखिर में बच्चे ही पालने हैं। तो वही सब उसमें, मतलब क्या उसने सोचा था? क्यों एक गरीब लड़का, क्यों नहीं? क्यों तुम सिर्फ एक उसी के पीछे भागते हो जो गाड़ी में आए, तुम्हें उठा के ले जाए? अगर हमें एक लाइफ जीनी होती है। दूसरा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आज की तारीख में, अगर हम पहले की बात करें, गांव देहात में बच्चे एंजॉय किया करते थे, नेचर एंजॉय करते थे। अभी पूरा ध्यान होता है, बच्चा स्कूल से आता है, ये कोचिंग वो कोचिंग, 8th क्लास से या और भी पीछे आप ले लो, उससे पहले उनको कोचिंग में धकेल दिया जाता है। विल दे रियली अंडरस्टैंड कि लाइफ की रियलिटीज क्या है? वो तो आगे ही नहीं निकल पाएंगे इन सब चीजों से, कि ये गणित है, ये विज्ञान है, उनके अंदर क्या है वो जान ही नहीं पाएंगे। और ऐसे में, जैसे आपने बोला, मैं सच्चे ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके साथ ऐसा है, वो आज भी उनको नहीं पता कि वो क्या लाइफ जी रहे हैं, और वो उसे ही सिर्फ नोट गिनना, गाड़ी, बंगला, इसी को कामयाबी समझते हैं, मन से खुश नहीं दिखते। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से कहा आपने। और तृप्ति जी यूएस में रहती हैं, उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, और मैं कहूंगा कि वो बच्चे बहुत लकी हैं, क्योंकि उन्हें उन सब बातों से नहीं गुजरना पड़ेगा कि उनकी माँ भली भांति समझती है कि भाई जो बढ़ती उम्र है उसमें जिस तरह से करियर, जिस तरह से आदमी क्या करना चाहे आगे बढ़ के वो चुना जाए, वो रास्ता सीधा नहीं होता, वो रास्ता सिर्फ 2-3 नहीं होता, बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। आपसे आखिरी सवाल यही करूंगा कि भाई आपकी कहानी में आपने एक लाइन को बहुत हाईलाइट किया है, पीसीएमबी वाले बच्चे ही कामयाब होते हैं। जी। क्यों? उसके पीछे मैं बोल सकती हूँ कि मैं शायद अपना एक्सपीरियंस बोलूं। मैं जिस परिवार और जिस माहौल में रही हूँ, वहां पर अगर कोई बच्चा मैथ और साइंस में अच्छा कर रहा है, वो जीनियस है। बाकी चाहे तुम कुछ भी करो, वो काउंट ही नहीं होता। अगर आप ड्राइंग में अच्छे हो, अगर आप लिखने में अच्छे हो, अगर आप सिलाई कढ़ाई में अच्छे हो, या आप घर के काम, वो काउंट ही नहीं होगा। हाँ भाई, देखो देखो उसका आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, हाँ देखो देखो उसने वो अपना वो जो ओलंपियाड जीत लिया। तो ठीक है, अच्छी बात है वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ये 2 ही क्राइटेरिया तो नहीं होते आगे बढ़ने के। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वो, और अगर हम खास तौर से बात करें, जितने भी हमारे दिग्गज हैं, जिनकी मूर्तियां शहरों में लगी होती हैं, जिनकी हम कहानियां पढ़ते हैं, या जिनका हम इंस्पिरेशन लेते हैं, वो सब पीसीएमबी वाले तो उनमें से कितने थे? आप गिन के देख लीजिए। जरूर। आपने इतनी हाईलाइट करके थी तो ये लाइन मुझे भी कहीं छू गई कि भाई हाँ, ये जीवन का एक सत्य है जिससे हम सब गुजरते हैं, और आशा करता हूँ एक समय ये आएगा जब हमें ये लाइन हाईलाइट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच तृप्ति जी, आपकी कहानी शेयर करने के लिए, आपकी कहानी के पीछे की कहानी शेयर करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि भाई हमारे सुनने वालों को आपकी कहानी बहुत पसंद आई हो। थैंक यू जी, शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और तृप्ति जी से बातचीत के अंश। जब हमने इनकी कहानी पढ़ी तो हमें लगा कि यह कहानी कहीं ना कहीं हमें अपनी रोजमर्रा की सच्चाइयों से रूबरू करवाती हैं, जिस दौर से शायद हम सब भी कहीं ना कहीं गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। क्या आपके पास भी ऐसा कोई वाक्य है जो आपको कहानी सुनते ही याद आया? हमें जरूर बताएं और लिख भेजिए hello@piyushagarwal.com पर। तो बस बने रहिए कहानी जानी अनजानी के साथ। इस नोट पर मैं आपसे विदा लेता हूं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें आपकी पसंदीदा पॉडकास्टिंग ऐप पर, और एप्पल पॉडकास्ट पर अपना रिव्यू भी दे। मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी मिल रही है कि हम भारत में एप्पल पॉडकास्ट पर टॉप 3 फिक्शन पॉडकास्ट में आते हैं, और ये सब आप लोगों के कारण ही है। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।